लेसन 2। बहू की विदा नोट्स पाठ 2। अवतरणों पर आधारित प्रश्न। 10। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति हैं कि बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं। समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। वक्ता और श्रोता कौन कौन है? धीरे धीरे कौन सी बात ठीक हो जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? उत्तर, वक्ता कमला है और श्रोता कमला का भाई प्रमोद है। कमला अपने भाई प्रमोद से कहती है कि तुम चिंता न करो। धीरे धीरे उसके ससुर जीवनलाल का व्यवहार भी उसके प्रति बदल जाएगा। माँ तो वैसे भी मता की मूर्ति है और बाबूजी भी समय के साथ सभी गिले शिकवे भूल जाएंगे। माँ जी के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, माँ जी अर्थात राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है। वह धैर्यवान, ममतामयी, शालीन तथा सरल हृदया है। राजेश्वरी को जब यह पता लगता है कि उसका पति बहू की विदा के बदले में 5,000 रुपए की मांग कर रहा है, तो उसने वे रुपए स्वयं देने का निश्चय किया, क्योंकि वह अपनी बहू तथा उसके भाई के हृदय की पीड़ा को भलीभांति समझती थी। बाबू जी के किस व्यवहार से उनके जिद्दी होने का आभास होता है? उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा कराने के लिए जीवनलाल के यहाँ आया था, जिससे कि वह पहला सावन अपने माता पिता के घर बिता सके, परंतु जीवनलाल जिद में आ जाता है कि उनके द्वारा पूरा दहेज न देने तथा बारात की ठीक से खातिर न करने के कारण उसके हृदय में जो घाव हो गया है, उसके लिए मरहम के रूप में 5,000 रुपए देने के बाद ही वह अपनी बहन को विदा कराकर ले जा सकता है। प्रमोद के बहुत गिड़गिड़ाने के बावजूद वह बहू को विदा करने के लिए तैयार नहीं होता। वह लोभी, हठी और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है। बाबूजी को कौन सी बात खल रही थी? भैया उनकी शिकायत दूर करने के लिए क्या करने को तैयार था? उत्तर, बाबूजी को प्रमोद से इस बात की शिकायत थी कि उन्होंने ब्याह में पूरा दहेज नहीं दिया था और साथ ही बारात की ठीक तरह से खातिरदारी नहीं की थी। इसलिए बहू विदा तभी होगी जब 5,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। भैया उनकी शिकायत दूर करने के लिए अपना मकान तक बेचने को तैयार थे। 11। बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि यह लोग कागज के रंग बिरंगे टुकड़े, जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। कौन रुपए देने की बात कर रही है और किसके मुंह पर कागज के टुकड़े फेंके जाने हैं? वक्ता का परिचय दीजिए। उत्तर, राजेश्वरी रुपए देने की बात कर रही है। राजेश्वरी अपने पति जीवनलाल के मुंह पर कागज के टुकड़े अर्थात नोट फेंके जाने की बात कह रही है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है। वह धैर्यवान, ममतामयी, शालीन और सरल हृदया है। वह अपनी बहू और उसके भाई के हृदय की पीड़ा को समझती है, इसलिए स्वयं रुपए देने को तैयार हो जाती है। यहाँ रंग बिरंगे टुकड़ों से क्या अभिप्राय है? कुछ लोग इनके पीछे क्यों भागते हैं? अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, यहाँ रंग बिरंगे टुकड़ों से अभिप्राय धन से है। कुछ लोगों के लिए धन ही सब कुछ होता है। धन के सामने वे किसी भी संबंध को अहमियत नहीं देते। उनके लिए धन ही नाक और मूंछ होती है। उनके अनुसार जिनके पास पैसा नहीं होता, वह नाक और मूंछ होते हुए भी नकता और मूंछ कटा होता है। उपर्युक्त पंक्तियों में समाज की किस विकृति की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, इन पंक्तियों में समाज में व्याप्त दहेज की विकृति की ओर संकेत किया गया है। दहेज के लोभी ससुराल वाले आदमी से ज्यादा धन को महत्व देते हैं और धन के लालच में भूल जाते हैं कि जो उनकी बहू है वह भी किसी की बेटी है।
वे जैसा व्यवहार अपनी बहू के साथ कर रहे हैं, वैसा व्यवहार उनकी बेटी के साथ भी हो सकता है। घ बहू की विदा एकांकी का संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर बहू की विदा शीर्षक एकांकी में भारतीय समाज में व्याप्त दहेज की कुरीति तथा उसके अभिशाप पर करारा व्यंग्य किया है। वर्तमान समाज में बेटी के जन्म से ही उसके विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज को लेकर माता पिता चिंतित रहने लगते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे दहेज भी देते हैं, परंतु धन के लोभी उससे तृप्त नहीं होते और तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। एकांकीकार का संदेश है कि दहेज की प्रथा समूल नष्ट हो और दहेज मुक्त समाज का निर्माण हो। 12 ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा नहीं, वह नाकमूंछ होते हुए भी नकता है, मुंह छकता है। वक्ता और श्रोता कौन है? वह किस बात पर व्यंग्य कर रहा है? उत्तर वक्ता प्रमोद है तथा श्रोता जीवनलाल है। वह कह रहा है कि आज के युग में पैसा ही सबका सम्मान है। बिना पैसे के समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। यही कारण है कि गरीब को कोई सम्मान नहीं देता और अमीर व्यक्ति सब जगह आदर पाता है। उपर्युक्त पंक्तियों में आज के युग में किस बुराई की ओर संकेत किया गया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर उपर्युक्त पंक्तियों में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि आज के युग में धन का बहुत अधिक महत्व है। जिसके पास धन होता है वही सम्मान पाता है, गरीब व्यक्ति को कहीं से भी सम्मान नहीं मिलता। कहा जाता है कि जिसके पास पैसा नहीं, वह नाक और मूंछ होते हुए भी नकता और मूंछ कटा होता है। क्या आप वक्ता की बात से सहमत है? कारण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर हाँ, हम वक्ता की बात से पूर्णतया सहमत है, क्योंकि आज के युग में धन बहुत महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। धन पाने के लिए लोग अपने नैतिक मूल्यों तथा अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ देते हैं और रातों रात धनवान बनना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आज के समय में धनवान को ही समाज में सम्मान मिलता है, धनवान के ही संबंधी और मित्र होते हैं तथा धनवान गलत को भी सही साबित करने की क्षमता रखता है। बहू की विदा एकांकी के द्वारा एकांकीकार ने क्या संदेश दिया है? उत्तर बहू की विदा शीर्षक एकांकी में भारतीय समाज में व्याप्त दहेज की कुरीति तथा उसके अभिशाप पर करारा व्यंग्य किया है। वर्तमान समाज में बेटी के जन्म से ही उसके विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज को लेकर माता पिता चिंतित रहने लगते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे दहेज भी देते हैं, परंतु धन के लोभी उससे तृप्त नहीं होते और तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। एकांकीकार का संदेश है कि दहेज की प्रथा समूल नष्ट हो और दहेज मुक्त समाज का निर्माण हो। 13 बिगड़कर हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी ही के उपर्युक्त वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर उपर्युक्त वाक्य जीवनलाल ने तब कहा जब गौरी के ससुराल वालों ने यह कहकर गौरी को विदा नहीं किया कि गौरी के पिता जीवनलाल द्वारा दहेज कम दिया गया है। किसने जीवन भर की कमाई किसे दे दी और क्यों? उत्तर जीवनलाल ने अपनी बेटी गौरी के दहेज में उसके ससुराल वालों को अपने जीवन भर की कमाई दे दी थी। दहेज के दुष्प्रभाव पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर भारतीय समाज में दहेज की समस्या एक भयानक अभिशाप है। वर्तमान समाज में बेटी के जन्म से ही उसके विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज को लेकर माता पिता चिंतित रहते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे बेटी के विवाह पर दहेज भी देते हैं, परंतु धन के लोभी ससुराल वाले उतने से तृप्त नहीं होते और वधू को तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। इस समस्या का उन्मूलन तभी हो सकता है यदि पढ़े लिखे युवक युवतियां दहेज लेने देने को अस्वीकार कर दें।
घ लोभी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसका परिचय दीजिए। उत्तर लोभी शब्द का प्रयोग जीवनलाल की बेटी गौरी के ससुराल वालों के लिए किया है। उन्हें लोभी इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने जीवनलाल की बेटी गौरी को इसलिए विदा नहीं किया क्योंकि जीवनलाल ने दहेज पूरा नहीं दिया था। 14 अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। किसकी आंखें नहीं खुली और क्यों? उत्तर जीवनलाल की आंखें नहीं खुली क्योंकि उसे अपनी बेटी का उसके ससुराल वालों द्वारा किए अपमान पर क्रोध आता है, परंतु अपने द्वारा किसी की बेटी का अपमान करना दिखाई नहीं देता। उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर जब जीवनलाल की बेटी को उसके ससुराल वाले दहेज कम देने के कारण विदा नहीं करते तो जीवनलाल अपमानित महसूस करता है और तिलमिलाकर उन्हें बुरा भला कहता है। तब जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी कहती है कि तुमने भी तो किसी की बेटी को विदा न कर उनका अपमान किया है। तब जीवनलाल उसे डांट देते हैं और फिर राजेश्वरी उपर्युक्त कथन कहती है। वक्ता कौन है? उसके चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तर वक्ता राजेश्वरी है जो कि जीवनलाल की पत्नी है। वह धैर्यवान, ममतामयी, शालीन और सरल हृदया है। जब राजेश्वरी को पता लगता है कि उसका पति बहू की विदा के बदले में 5,000 रुपए की मांग कर रहा है तो उसने वे रुपए स्वयं देने का निश्चय किया क्योंकि वह अपनी बहू तथा उसके भाई के हृदय की पीड़ा को समझती है। वह अपने पति को भी खरी खोटी सुनाने में भी नहीं चूकती। बहू और बेटी में अंतर क्यों किया जाता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर हमारे समाज में बहू और बेटी में अंतर किया जाता है जो कि बहुत अनुचित है। किसी दूसरे की बेटी के दुख दर्द को नहीं समझा जाता, उसके परिवार की मजबूरियों को नहीं समझा जाता और उसे धन के लोभ में बात बात पर प्रताड़ित किया जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमें सुख और शांति मिले तो बहू और बेटी को एक समान समझना होगा। 15 बहू और बेटी। बेटी और बहू अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर वक्ता जीवनलाल है और श्रोता राजेश्वरी है। जब राजेश्वरी अपने पति जीवनलाल से कहती है कि जैसा व्यवहार तुम अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो वैसा व्यवहार ही तुम दूसरे की बेटी के साथ करो। जब तक बेटी और बहू को एक सा नहीं समझोगे तब तक तुम्हें न सुख मिलेगा और न शांति। तब जीवनलाल बेचैनी से इधर-उधर टहलते हैं और उपर्युक्त कथन कहते हैं। वक्ता की क्या उलझन है? इस उलझन का क्या परिणाम हुआ? उत्तर जीवनलाल की उलझन यह है कि उसने बहू और बेटी में हमेशा अंतर रखा। बेटी को अपनी बेटी माना और बहू को पराए घर की बेटी माना। बहू की किसी गलती के न होते हुए भी उसने उसे हमेशा प्रताड़ित किया। इस उलझन का परिणाम यह हुआ कि जब जीवनलाल ने अपनी बहू को विदा नहीं किया तो उसकी बेटी गौरी को भी दहेज कम देने के आरोप में उसके ससुराल वालों ने विदा न किया। बेटी और बहू कौन है? आजकल बेटी और बहू में क्यों तथा किस प्रकार अंतर किया जाता है? उत्तर इस एकांकी में बेटी गौरी है और बहू कमला है। आजकल धन व दहेज के लोभी लोग बेटी और बहू में अंतर करते हैं। यदि ससुराल वालों की उम्मीद से कम दहेज दिया जाता है तो बहू को तरह तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। वे यह नहीं सोचते कि उनकी बहू भी किसी की बेटी है। दहेज प्रथा को रोकने के लिए कुछ सुझाव दीजिए।
उत्तर, दहेज की समस्या समाज के लिए अभिशाप है। यद्यपि इस समस्या के उन्मूलन के लिए हर दिशा में प्रयास हो रहे हैं। सरकार द्वारा कानून बनाकर भी इस पर रोक का प्रावधान किया गया है, तथापि इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। दहेज विरोधी कानून के अंतर्गत दहेज लेने और देने को अपराध घोषित किया गया है, फिर भी चोरी छिपे यह समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार को दहेज विरोधी कानून को अत्यंत कड़ा करके उस पर सख्ती से अमल करवाना चाहिए। यदि आजकल के शिक्षित नवयुवक युवतियां दहेज लेने देने को अस्वीकार कर दें, तो इस समस्या का हल हो सकता है। 16 कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस वाक्य का अर्थ है कि कई बार जीवन में हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, परंतु जब हमें कोई चोट लगती है तो हम अपनी गलती को समझने लगते हैं और अपने को सुधार लेते हैं। जिस प्रकार जीवनलाल अपनी बहू को विदा नहीं करता तो उसे अपना वह व्यवहार गलत नहीं लगता, परंतु जब उसकी बेटी को भी उसके ससुराल वाले विदा नहीं करते तब उसे अपने गलत व्यवहार की समझ आ जाती है और वह अपनी बहू को भी विदा करने के लिए तैयार हो जाता है। ख, उपर्युक्त वाक्य किसने किससे कहे और कब? उत्तर, उपर्युक्त वाक्य जीवनलाल ने प्रमोद तथा अपनी पत्नी राजेश्वरी से कहे। तब कहे जब जाते हुए प्रमोद ने जीवनलाल से कहा कि वह जल्दी ही फिर आएगा और इस बार जीवनलाल की चोट के लिए मरहम 5,000 रुपए लाना नहीं भूलेगा। चोट और मरहम शब्दों का प्रयोग किन किन संदर्भों में किया गया है? उत्तर, एकांकीकार ने चोट शब्द का प्रयोग जीवनलाल के दिल पर लगने वाले घाव के लिए किया है, जो कि उसके बेटे के विवाह पर दहेज कम देने और बारात की ठीक से खातिर न करने के कारण उसके दिल में लगा था और उस घाव का इलाज केवल धन रूपी मरहम से हो सकता है। जीवनलाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? उत्तर, जीवनलाल धन के लोभ में आकर अपनी पुत्रवधू को पहले सावन के अवसर पर मायके नहीं भेजता। उधर उसकी अपनी पुत्री के ससुराल वाले भी जब उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं तो उसकी आंखें खुल जाती है और उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। वह भी अपनी बहू को मायके के लिए विदा करने का निर्णय ले लेता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ICSE Board 9th and 10th Hindi Second Language notes are available under Educational playlist. Thanks. Team APG Hindi Family.